राजकुमार बल्लन जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवार में इनका स्वागत है। राजकुमार बल्लन जी लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का 4 बार निर्वहन करने के साथ साथ मयूर विहार जिला के प्रभारी रहे, उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ एडीएमसी के अंदर 2 बार जो शिक्षा समिति है, एजुकेशन कमेटी है, उसके अध्यक्ष रहे। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करना तो दूर, दिल्ली के हर संकट के समय में केंद्र की सरकार अड़चन डालती है और उससे भी जब पेट नहीं भरता है तो आरोप प्रत्यारोप जो निराधार होते हैं उस राजनीति पर उतर आती है। आज पूरा दिल्ली के अंदर इस बात का दुख है कि जिस समय कोरोना महामारी का सेकेंड वेव आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लोग जब ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे थे, सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली के लोगों के जान बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और राज्यों के मुख्यमंत्री तक सभी पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उस चुनाव के प्रचार के बेहोशी में उनको समझ में नहीं आया कि दिल्ली की हालात क्या है, दिल्ली में के लोगों की जानें कैसी जा रही हैं, हॉस्पिटल में लोग कैसे तड़प रहे हैं, कई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से जान गई। कोर्ट ने संज्ञान लिया। आज उनकी नींद, कुंभकर्ण की नींद जागी है। अब कह रहे हैं कि वो भी झूठा, कमेटी का भी झूठा प्रस्ताव सामने ला करके एक झूठा निराधार आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने तो जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगा था। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती थी। जो लोग दिल्ली के लोगों के वैक्सीन लगाने के लिए हमने कहा दिल्ली के लोगों को वैक्सीन दीजिए, जब दिल्ली के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी तब वैक्सीन विदेश में भेज रहे थे। तो इस तरह से, जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां और दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो हालात हैं, आज ये जगजाहिर हो चुका है कि अगर दोबारा इनके हाथ में आया तो एमसीडी के ये पुर्जे को बेच देंगे। नीलामी की तैयारी हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग बल्कि कांग्रेस के पार्षद कुछ दिन पहले सदर बाजार से ज्वाइन किए और आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान पार्षद राजकुमार बल्लन जी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सबका मकसद एक ही है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार में बदलाव आने से काम की गति बढ़ी है, एमसीडी में भी बदलाव हो और एमसीडी के अंदर काम की गति बढ़े। तो आज मैं राजकुमार बल्लन जी का पार्टी में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि राजकुमार बल्लन जी आपके बीच में अपनी बात रखें। नमस्कार जी।
बहुत बहुत आभार आपका माननीय गोपाल राय जी। आपने मुझे आम आदमी पार्टी को परिवार का हिस्सा बनाया और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गरीबों के मसीहा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वास पैदा करने वाले अरविंद भाई केजरीवाल जी का, जिन्होंने पिछले गत वर्षों से उन लोगों में अपना विश्वास जताया जिनको पिछड़े गरीब निर्धन लोगों को, जिनको विश्वास की बहुत आवश्यकता थी, वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। एक नया सूरज उदय होकर दिल्ली में जब आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ भी उनकी कई बातों से हम उस समय भी प्रभावित थे। उस समय जब अन्ना आंदोलन पहला हुआ था तो कार्यकर्ता के नाते सर्वप्रथम वहाँ सफाई करवाने का काम भी हमने शुरू किया था। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कार्यकर्ता जो रही होंगी, लेकिन एक बात की पीड़ा मुझे आज यहाँ लेकर आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ 1980 से लेकर आज तक, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जिसमें अटल बिहारी आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे सैद्धांतिक लोग थे। जब कभी कांग्रेस सरकार में रहते हुए और वो विपक्ष में रहते हुए कोई विषय चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो तो कह दिया करते थे जो निर्णय सरकार लेगी हम उसके साथ हैं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहता जिसमें हर चीज पर बार बार राज्य सरकारों को और विशेष रूप से जहां उनकी विचार की सरकार नहीं है उनका दोहन किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और तार्किक अतार्किक तरीके से उन सुविधाओं को देने से विलंब किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली की जनता को और उन राज्यों की सरकारों को जहां उनके मत की सरकार नहीं है, यह नैतिकता के आधार पर भी और उनके व्यक्तित्व के हिसाब से भी देश के प्रधानमंत्री को ना तो शोभा देता है, ना उनके व्यवहार से उनके स्तर का यह व्यवहार है। उनको चाहिए अपने सभी राज्यों को शिशु की भांति, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि सभी राज्यों को उसको कोविड काल के दौरान जिस तरह की घटिया राजनीति हुई उससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। और आज आने से पहले 3 दिन पहले जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो स्पष्ट अखबारों में दिया है उसका को पढ़कर तो मन बहुत ही व्यथित हुआ। व्यथित यह हुआ कि जो कारण डोर टू डोर राशन योजना को रोकने के लगाए गए हैं उनके कुछ बचकानी हरकतें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रीजन क्या है। एक ऐसी योजना जो गरीबों के लिए, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं यमुना पार से, वहां इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने वो युग देखा है अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी का, लेकिन दिल्ली में मैंने जो युग देखा केदारनाथ साहनी, मदनलाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली जैसे ऐसे लोगों का जिनका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। अपने विचार का समर्थन करते करते वो प्रति दूसरे विचार के लोगों का भी उतना ही सम्मान करते थे। उनका स्पष्ट मत था हम इस विचार से राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग कर रहे हैं वह भी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सोच सबकी एक है। लेकिन आज जिस तरह बदले की भावना से राजनीति की जा रही है उस तरह से मैं वहां बहुत कुंठित और अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं आज यहाँ बहुत दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इस नाते के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की तरफ आगे बढ़ा हूं जो गरीबों के लिए, निसहायों के लिए, उनके लिए एक विश्वास का काम कर रहा है। मैं इस मंच से आम आदमी परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, नेतृत्व को, एक कार्यकर्ता के नाते जो योजना पार्टी की होंगी उनके लिए मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनकर दिखाऊंगा। और मैं विचार मेरा बदला इसलिए कि वहां मुझे सांस इसलिए घुटने लगा था कि वैचारिकता के साथ साथ जब दूसरे विचार का दमन कर दिया जाए तो उस विचार को मैं विचार नहीं बोलता। लोकतंत्र के की आड़ में छुपी हुई तानाशाही की बू मुझे आने लगी थी। इस नाते आज मैं यहाँ हूँ। ये मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि मुझे परिवार का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार को जहाँ मैंने 35 साल दिए हैं उसकी पीड़ा भी मैं साथ लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ गोपाल राय जी, आपके सिपाही के नाते मैं जिस योजना से अरविंद भाई की योजना दिल्ली के लोगों के लिए है, मैं सिपाही की तरह काम करूंगा और एक अच्छा सिपाही बन के कोशिश करूंगा कि आप सबका हृदय जीत कर और लोगों के लिए वो कार्य कर सकूं। जो भावना पार्टी के कार्यकर्ता से होती है मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। पुनः विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे आज भाजपा परिवार से यहाँ लाकर वो जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। विशेष रूप से रोमी भाटी और सिद्धत जी जो सेतु का काम किया उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मौका दिया कि मुझे एक ऐसी विचारधारा है जो दिल्ली में लोगों के हृदय तक पहुंच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। फिर इसके अलावा सवाल है 2 मुद्दे जिनका पहले इसको कर लो फिर आते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। हाँ पंकज जी। सर एक ऑक्सीजन की बात आपने की शुरुआत में, क्या दिल्ली सरकार के जो बाकी अस्पताल है उनसे कोई डेटा मांगा गया था इस कमेटी के द्वारा, या इस कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने संपर्क किया था सरकार से कि हमें इन अस्पतालों का डेटा चाहिए, कितनी यहाँ मांग है, कितने बेड हैं और कितने एक्टिव केस हैं?
तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? देखिए, ये जो कमेटी थी उसमें दिल्ली सरकार के भी लोग थे। उनकी जब कोई राय और उनकी चीज़ों को कोई महत्व ही नहीं दिया गया तो मांगेंगे वो किससे? ये तो एक तरफा मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार की गई। तो आपको लगता है कि जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई थी उस वक्त, जो मांग की जा रही थी, बड़े बड़े अस्पतालों से SOS कॉल आ रहे थे, उस आधार पे जिन 4 अस्पतालों को चुना गया है वो तो कुछ भी नहीं है? देखिए, जो मौत का मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो कोई छुपी बात नहीं है। पूरे कोरोना काल में हुआ क्या है वो कोई ऐसी बात नहीं थी, फाइलों की बात नहीं थी। उस समय एक एक आदमी अपने ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था और दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 घंटे उसके लिए जूझ रहे थे। इनको इसलिए समझ में नहीं आया कि उस समय इनको तो बंगाल का चुनाव दिखता था, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए दिल्ली के लोगों की पीड़ा। अब किसी ने ज्ञान दिया कि नहीं ऐसे कर लो। अरे भाई, पर्दा डाला जा सकता है लेकिन कितना सच छुपाओगे? मुझे लगता है कि ये बहुत ही नीचे की स्तर की राजनीति है और कमेटी अगर बनी थी तो कमेटी के सभी सदस्यों की राय, फैक्ट, तथ्य के आधार पर आप रिपोर्ट बनाइए, उससे दिक्कत क्या है? लेकिन केवल इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है, इसलिए झूठे तथ्यों के आधार पर आप रिपोर्ट बिना कमेटी के लोगों की राय लिए आप बनाए हो तो ठीक नहीं है। सर, आप अलग-अलग वैक्सीनेशन सेंटर खुद भी जाते रहे हैं और दिल्ली में जो वैक्सीन मिलती रही है उसके तथ्य भी सबके सामने हैं। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, इसका पहला डोज जून के महीने में किसी को नहीं लगा है, क्योंकि पहले डोज जिनको लगा उनको दूसरा डोज लगाना जरूरी था। क्या इसकी एक वजह और आप मानते हैं? क्या वैक्सीन की कमी दिल्ली में रही इसलिए पहला डोज लोग नहीं लगवा पाए? लोग मजबूरी में दूसरे डोज लगवा रहे हैं। नहीं, दूसरे डोज नहीं तो पहला जो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। हाँ, दूसरे जो डोज लेगा वही पहला होगा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, दिल्ली के अंदर वैक्सीन की कमी तो रही है। हमने जब वैक्सीन की शुरुआत हुई और उसके बाद हमने दिल्ली के सभी स्कूलों में व्यवस्था बनाई, हर वार्ड में हमने सेंटर खोले, लेकिन सेंटर तो हमें बीच में रोकने बंद हुए क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि देखिए, केंद्र सरकार कोरोना के लेकर के, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वैक्सीन हो, इन सभी मामलों पर पूरी तरह फेल साबित हुई है और अब उससे मुंह छुपाने के लिए जिस तरह से निराधार वो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी जगह अभी भी वक्त है कि सरकार सचेत हो और आगे जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए तैयारी करे। उसके लिए तैयारी करने से समाधान होगा, पीछे के अनावश्यक और निराधार तथ्यों पर केवल बयानबाजी से समाधान नहीं होगा। दिल्ली को पर्याप्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। पक्का दे दो। भाई टोपी पहना दो। आप ही पहना दो तो जरूरी है। थैंक यू। शुक्रिया।